सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ। मॉक्स और एक्चुअल एग्जाम से कोई रिलेशन मतलब होता है, बट इतना ज्यादा रिलेशन नहीं होता। तो व्हाट आई यूज टू डू, और जितने मेरे करेक्ट है वो तो फाइन, वो मेरे करेक्ट हो गए, बट जितने मेरे रॉन्ग होते थे तो उसमें मैं दो चीजें देखती थी। क्या वो रॉन्ग किस वजह से हुए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily. Hey everyone, I am Sukanya Rana and I welcome you all to Unheard Topper Talk series, an initiative by Civils Daily. This is the place where we understand the journey from being an aspirant to becoming a topper, their struggles, their pain, and the fragment of happiness that they find throughout this journey. And today, I'm in conversation with Tanya Singhal, who secured All India rank 159 in Civil Services 2019 examination. Welcome, Tanya. थैंक यू। So, how are you doing now that you have made it to the list? How has the journey been up till now? Very long and very stressful also, but somehow I enjoyed the journey because it helped me making a better person as well as a better human being which can understand things. So I think it's a very good journey. Nice, nice, Tanya. Okay, Tanya, let's start from the very beginning. So, why don't you tell us first, when did you actually start to prepare for this examination? Was it during the college days, or is it after the college that you started, or some people even start during their school days? What was the case for you? सो बेसिकली मैं एक एमएनसी में जॉब कर रही थी, एंड एमएनसी में जॉब करते करते आई गॉट अ फ्रेंड, एंड वी बोथ थॉट कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन। सो आई लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो Okay. इन So, जुलाई 2016 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। okay, so after college, a year of job, and then you started with the preparation. यस। So, Tanya, when you start with your preparation, so the very first plan that you create, your plan of strategy, that is when you're attempting your first attempt, that is about your books, that is about your notes, that is about mentoring also. So, did you spend much of your time in, devising that plan, or was it something like, okay, I'll just start with the NCRTs and let's go with the flow kind of a approach? सो बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे बड़े मेंटर्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज इट्स एन एग्जाम आफ्टर ऑल। तो मेरा एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी था, जैसे मुझे किसी ने बोला एनसीईआरटी पढ़नी है, या मैंने टॉपर्स में देखा, या किसी भी रिसोर्स से मुझे पता चला, तो मैंने वो एनसीईआरटीज पढ़ी एंड उस टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अब मुझे अगर लग रहा था कि उस एनसीईआरटी से एक्चुअली में कुछ पूछा जा रहा है, देन आई यूज टू कंटिन्यू इट, या मैं उसको रीडू करती थी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज बचपन से ही स्कूल में ही, तो मुझे एनसीईआरटीज ना काफी अच्छे से आती थी। तो मैंने इतना ज्यादा टाइम एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया, इंस्टेड आई पुट मैंने एडवांस बुक्स ही पढ़े सबसे पहले। और अगर मुझे उसमें कोई डाउट होता था तो मैं एनसीईआरटीज पे जाती थी, अदरवाइज एनसीईआरटी करना मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं था। तो मैंने वो स्किप किया था, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को लग रहा था कि आई नो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। फिर जब मैंने एडवांस बुक्स उठाई हर सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने सिंपली बुक्स में से 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, और जो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उनसे मैंने देखा, एंड समहाउ आई रियलाइज कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। तो दिस वाज माय अप्रोच। तो विद इन 2 मंथ्स आई गॉट टू नो कि एक्चुअली में कौन से बुक्स हेल्पफुल हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट पहले ही दिन से अगर हम एकदम से पढ़ते रहेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का भी है या नहीं है। सो दिस वाज माय अप्रोच। तो मतलब इनिशियली जो आपकी अप्रोच ये थी कि आपने पेपर देखे प्रीवियस ईयर एंड उसके हिसाब से आपने किताब सेलेक्ट करी। आई मीन यू डिसाइडेड व्हाट यू हैव टू स्टडी आफ्टर, मतलब आपने पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, नॉट मतलब डूइंग द बुक्स फर्स्ट एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। इट वाज रिवर्स काइंड ऑफ अ थिंग। बस एक चीज थोड़ा सा ऐड करूंगी। इट वाज लाइक कि मैंने बुक्स के 3-4 चैप्टर पढ़े, लाइक सबको पता है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो मैंने लक्ष्मीकांत के 3-4 चैप्टर पढ़े, एंड देन आई वेंट टू द क्वेश्चंस। तो पढ़ा मैंने पहले, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मुझे क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे। तो मैंने पढ़ा, फिर मैंने क्वेश्चंस रिविजिट किए, फिर मेरे को समझ में आया कि क्या याद करना है, देन आई स्टार्टेड लर्निंग देम। तो फर्स्ट वाज अ कैजुअल अप्रोच इन विच आई वाज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स मोर, एंड ये मैंने सभी में किया, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऐसा किया। तो धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि एक्चुअली में ये पूछा जाता है, तो इसलिए मेरे सोर्सेज भी मिनिमाइज होते गए।
एंड मेरा कंटेंट वही इम्पोर्टेंट लगा मुझे जो करना था लाइक एग्जाम के लिए। तो आई वुड से कि मैंने टू मच कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया इतना कि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए। मैं कंटेंट जितना भी पढ़ती थी वो उसके लिए सारे क्वेश्चंस करती थी लाइक टेस्ट सीरीज से कोई इंस्टीट्यूट की या ऑनलाइन जो भी हमें मिलता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, तो मतलब आपने सोर्सेस को अपना लिमिटेड रखा है, बेसिक जो 2-3 एडवांस बुक्स हैं उन्हीं को आपने रख के, एंड देन मोर एम्फेसिस आप प्रीवियस ईयर ऑन क्वेश्चंस पे क्वेश्चन। लगाते, एंड राइट। देन दैट वाज योर अप्रोच दैट यू हाँ, स्टार्टेड विद। फर्स्ट रीड द बुक कैजुअली टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में है क्या। तो इफ आई रेड अ चैप्टर ऑन प्रेसिडेंट आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन प्रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Then I will revisit the chapter and I will mark those points. Okay, these type of questions are asked, so I have to emphasize on these type of questions more. तो इस तरह से ना धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाता है कि वो कभी ये नहीं पूछेगा कि हमारा 17th प्रेसिडेंट कौन थे, वो हमेशा ये पूछेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होते हैं, रिमूव कैसे होते हैं। सो समहाउ आई गेट टू नो कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दे आस्किंग। सो इस तरह से ना आपका स्ट्रेटेजी बनता चला जाएगा। जो बच्चे को सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है टू मच ऑफ कंटेंट, तो वो कंटेंट मिनिमाइज करने का आई थिंक इट्स गुड वे कि यू विजिट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, नाइस। सिंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इतनी बात कर रहे हैं, तो तान्या, प्रीलिम्स 1 महीने के अंदर है, नॉट इवन 1 मंथ आई गेस नाउ। तो पहले हम प्रीलिम्स की बातें करते हैं। तान्या, मतलब लास्ट ईयर जिसने प्रीलिम्स देना था, a month before prelims, what was Tanya like that? क्योंकि I'll ask you two questions here, क्योंकि 1 महीने पहले हर एक एस्पिरेंट के लिए सबसे 2 बड़े फियर्स होते हैं। सबसे पहला एक फियर ये होता है कि मेरा सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, मैंने वो XY चीज रिवाइज नहीं करी है, मैंने वो मॉडल पेपर खत्म नहीं किया है, या मॉडल पेपर के आंसर्स नहीं रिवाइज करे हैं। दैट इज द वन फियर दैट ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हैज। द सेकेंड फियर इज दैट आई विल नॉट क्लियर द पेपर। वो एक जो साइकोलॉजिकल लो आ जाता है आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये 2 फियर्स कैसे टैकल किए जाए एंड हाउ डू यू ओवरकम देम, स्पेशली क्योंकि अब 1 महीना रह गया है। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तब ये मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मेरा क्लियर होगा नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि आप ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप मॉक्स दो। क्योंकि जब आप मॉक्स देते हो, अगर आपने 100 मॉक्स दिए, 50 मॉक्स दिए हैं, तो उस समय आपका पेपर टैकल करने का काफी सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक और चीज है कि मुझे सेम माइंडसेट से टेस्ट देना पसंद था। तो अगर मैं 50 मॉक्स, मैं सोच रही हूँ 50 टेस्ट पेपर कर लूंगी कैजुअली, तो 20 मेरे काफी सीरियस होते थे जिसमें मैं OMR में भरती थी, सेम टाइम फ्रेम में रखती थी और खुद को एक रूम में रखती थी जहाँ पे एग्जाम एनवायरनमेंट बना के। तो उसने मुझे काफी हेल्प किया क्योंकि OMR कैसे भरना है, पेपर आएगा, हाउ टू रिएक्ट, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इफ यू गो विद दिस माइंडसेट और जब आप ऐसे सॉल्व करते हो 10-12 क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियसली, तो आप हर तरह के पेपर से डील करने के लिए थोड़े से तैयार हो जाते हो। तो ये एक मेन थिंग है। तो अभी जैसे 1 मंथ बचा है, तो आप 1 वीक में एक ऐसा टेस्ट दो जिसमें आप बस ये सोचो कि यही मेरा प्रीलिम्स का पेपर है। तो जब आपके इसमें मार्क्स आते हैं तो आपको खुशी मिलती है, तो यू गेट प्रिपेयर्ड, यू गेट कॉन्फिडेंट। और अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ठीक है, नहीं आ रहे, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ गलत किए मैं अगर उनको सही कर लूंगा और वो एग्जाम में है तो मुझे मार्क्स आ जाएंगे। तो बोथ द वेज इट्स वेरी हेल्पफुल। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सिंपली एक ही तरीका है कि यू अटेम्प्ट मोर एंड मोर टेस्ट एंड प्रैक्टिस करो और सेम माइंडसेट के साथ करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने कैजुअली एक टेस्ट लिखा, मेरे को उसमें 150 आ गए, बट वो मैंने 4 घंटे में किया, हो सकता है मैंने वो 1 घंटे में थोड़े तुक्के लगा दिए, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर मैं सेम माइंडसेट के साथ करूंगी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में जो आपके 20 मिनट्स घबराहट में चले जाते हैं कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो सब आप पहले से ही टैकल करके जा रखे होगे घर पे। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा ही जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस समय 2 घंटे में आप क्या सोचते हो। तो मेरा यही था, अगर मेरे को मॉक में 10 क्वेश्चन भी आ रहे तो भी मैं 2 घंटे बैठती थी और मैं सोचती थी कि एग्जाम में अगर ऐसा आया तो मैं 2 घंटे में क्या करूंगी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेम माइंडसेट के साथ मॉक्स दें। दैट इज बहुत सही चीज बोली है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में आप पहले 5 क्वेश्चन देखते हो और आपको पांचों ही नहीं आते हैं, तो राइट। एकदम प्री में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अच्छा, तान्या, व्हाट अबाउट द इमोशनल पार्ट हियर? माय सेकंड फियर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट साइकोलॉजिकल सेटबैक यू स्टार्ट गेटिंग बिफोर the examination, what about that? How do you handle that?
फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, हर किसी को होगा। ऐसा कुछ नहीं है ये आपके साथ हो रहा है। तो मुझे ये लगता है काफी लेवल प्लेइंग है, जब सबके साथ हो रहा है तो ये मेरी परफॉर्मेंस को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं बस इतना ही सोचती थी कि सबको हो रहा है, लेट इट बी। बट अब मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ अगर मैंने मॉक्स अच्छे से दिए हैं। और एक्चुअली ना ये फियर वाली चीज मेरे को हर मॉक से पहले भी आती थी। तो क्योंकि मैं अपना माइंडसेट ही वैसे बनाती थी कि ये मेरा ना प्रीलिम्स है और इसमें मार्क्स नहीं आए तो दिस मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी, आई हैव टू करेक्ट इट। तो वो फेयर मैंने इतनी बार एनकाउंटर किया था कि मुझे अभी फेयर नहीं लगता था, मतलब एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाता था क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस फियर। तो आई थिंक ये वो माइंडसेट से ही आपका सॉल्व हो जाएगा काफी हद तक। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात थी मेरे बारे में कि जब तक मैं सॉल्यूशन आके मतलब 2 घंटा मैंने एग्जाम दिया उसके बाद आई हैव टू चेक। और जब तक मेरे मार्क्स मैं निकाल नहीं लेती थी जब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं खा पाती थी, क्योंकि इट वाज रियली आई यूज्ड टू थिंक कि दिस इज माय प्रीलिम्स। तो उसका पूरा एक दिन तक जब तक मैं उसके मार्क्स नहीं निकाल रही हूँ मुझे कितना सही आया है ये सब नहीं निकालती थी, जब तक मैं एकदम शांत नहीं बैठती थी तो इसलिए मैं संडे को करती थी एक्सरसाइज। तो आई थिंक ओके। वो फियर बार बार एनकाउंटर करने से आपका फियर कम हो जाएगा। अच्छा तान्या, एक महीने से पहले सम तिगड़म्स फॉर प्रीलिम्स जो आप बता सकते हो, जो मतलब बच्चों को 5 या 10 मार्क्स क्रॉस करा दे, मतलब सम स्ट्रैटेजी जो अभी वो लगा सकते हैं कि उनको वो 5-10 नंबर मिल जाए, क्योंकि आजकल जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो बहुत डिफिकल्ट है, इवन 5 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो सम टेक्निक्स दैट यू हैड फॉर योर ओन प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मेरी प्रीलिम्स के लिए बस एक ही टेक्निक थी कि मैं एक बार ही एक क्वेश्चन को पढ़ती थी। लाइक जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और वो मुझे नहीं आ रहा तो मैं उसी समय डिसाइड कर लेती थी कि ये मुझे कौन से ऑप्शन इसमें डेफिनेटली रॉन्ग है, तो मैं उनको कट कर देती थी। तो अब क्या होता है कि मैंने फर्स्ट टाइम में सिर्फ वो क्वेश्चंस किए जो मुझे आते हैं, जब मैं सेकंड रीडिंग पे आती थी तो अब मेरे 2 ऑप्शंस ऑलरेडी कट है। तो अब मुझे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस पे अपना दिमाग लगाना है। तो समहाउ सेकेंड रीडिंग में मेरा टाइम बच जाता था। तो दिस इज अ प्रैक्टिस दैट मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी और हम लोग ने इस पे काफी वर्क किया था। तो उसके बाद हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। लाइक 1 आवर में आई यूज टू डू ओनली द कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, मतलब मेरा उतने में 100 क्वेश्चंस रीड हो जाते थे और कॉन्फिडेंट वाले हो जाते थे। इन द सेकेंड रीडिंग जब मैं आती थी तो मेरे पास 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे पास लाइक 2 ऑप्शंस कट रखे थे। तो नाउ आई हैव गॉट रिड्यूस माई ऑप्शंस। अब मुझे जल्दी हो जाएगा आसान याद करना कि मेरे को हटाना है नहीं हटाना है। तो और दिस दिस इज द सम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हर एस्पिरेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरा सही हो, बट आई थिंक जब आप मॉक्स देते हो और सेम माइंडसेट के साथ करते हो तो आपको ऐसे ना धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी। सो दिस इज माय स्ट्रैटेजी, डू नॉट जस्ट डिसाइड आफ्टर रीडिंग वंस, क्योंकि आपने अगर 10 सेकेंड लगाए हैं और आपने उसमें कुछ नहीं किया, जब आप नेक्स्ट रीडिंग में आओगे तो आपके फिर से 10 सेकेंड वेस्ट होंगे, तो या 1 मिनट वेस्ट होगा। तो मैं इस तरीके से करती थी। ओके। अच्छा, और आपने कुछ पहले से सोचा हुआ था कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या समथिंग लाइक कि नॉट मोर देन 60 और से 70 राइट क्वेश्चंस दैट आई, क्योंकि 70 भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं वैसे राइट करना है तो आजकल जैसा पैटर्न है। तो इज इट लाइक, और यू जस्ट अटेम्प्टेड कि जो मुझे सही लग रहा है मैं उतने कर लेती हूँ, मतलब कितना कितना गैसिंग वाला ऑप्शन आप कितना रखते थे अपने पेपर में? सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। बट अब ये पेपर के ऊपर होता है। जैसे पेपर बहुत इजी आया तो अगर आप उसमें 50 करेक्ट मार्क करके आए हो, 60 करेक्ट मार्क करके आए हो, तो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर, मतलब अगर बहुत ज्यादा इजी आएगा। तो यही हमें मतलब मॉक्स में सीखने को मिलता है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आपको लग रहा है और तो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मतलब मैं 80 तो अटेम्प्ट करके ही आती थी क्योंकि मेरा एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं था। तो ये इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है तो उनको फिर कम अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट स्ट्रेसिंग कि आप मॉक्स दो और उसके बाद ये सब एनालाइज करो कि भाई मेरा क्या चीज गलत होता है। तो आपको अपने बारे में पता चलेगा, किसी के कहने पे कि आप 80 करके आओ, 90 करके आओ, एंड प्लस अकॉर्डिंग टू हाउ मच मार्क्स यू नीड टू क्रॉस वो भी आप ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। तो इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास अभी स्पेसिफिक, बट आई वुड नहीं, से बट कि फिर भी मुझे काफी सही आंसर्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, कैसे हैंडल करना है फियर को। एंड 2-3 आपकी स्ट्रैटेजी समथिंग वेरी रिलेटेबल, मतलब लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं काफी आसानी से।
तो दैट इज अ वेरी नाइस वे टू गो फॉर प्रीलिम्स. अच्छा तान्या, जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड आस्क द टॉपर्स. एंड ये ओके इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मैंने डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से उठाए हैं जो हमारे प्रीवियस ओके वीडियोस में आए हैं. तो ये ओके हमारे व्यूअर्स के बेसिकली क्वेश्चंस हैं. तो ठीक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैव बीन आस्किंग अ लॉट इज कि आप के मॉक्स में कितने नंबर आते थे. एंड यूजुअली क्या होता है कि इनिशियली स्टूडेंट्स काफी कम स्कोर करते हैं स्टार्टिंग के मॉक्स में, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए. ओके तो सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ. मॉक्स और एक्चुअल एग्जाम से कोई रिलेशन मतलब होता है बट इतना ज्यादा रिलेशन नहीं होता. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जितने मेरे करेक्ट है वो तो फाइन, वो मेरे करेक्ट हो गए. बट जितने मेरे रॉन्ग होते थे तो उसमें मैं दो चीजें देखती थी. क्या वो रॉन्ग किस वजह से हुए हैं. इफ अगर वैसे होते थे कि मैंने वो पढ़ रखा है या उससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ रखा है फिर भी मैंने गलत किया, देन इट इज माई मिस्टेक और मैं उसको उसी पॉइंट पे ठीक करती थी. एंड इफ इट इज लाइक कि वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है और वो ऐसी कोई चीज है जो कॉमन बुक्स में या करंट अफेयर मैगजीन्स में नहीं है तो मैं उसको छोड़ देती थी. तो एक्चुअली में आपको बस ये देखना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है अगर आप उसमें से गलत करो देन इट इज योर मिस्टेक, यू हैव टू इम्प्रूव इट. तो मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपको आता है आप वो भी गलत कर रहे हो. तो आई थिंक ये ऐसे ही मैंने खुद को जज किया और मैं हमेशा से लिखती थी मैंने पढ़ा है और मेरे को नहीं आ रहा, दिस इज माई मिस्टेक. तो ये चीजें आपको चेक करनी चाहिए. प्लस कुछ बच्चे करेक्ट इनकरेक्ट इन सब में गलतियां करते हैं, ये सब आपकी मेजर मिस्टेक्स हैं. अगर आपके मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू इम्प्रूव. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको एक पेपर दे दूं और वो उसके पैटर्न एकदम ही अलग हो या कुछ भी हो उसमें आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत घबराने की जरूरत है. और यूपीएससी में भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर कैसा भी आ जाता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है. तो किसी में मार्क्स कम ज्यादा नहीं, ये देखना चाहिए कि जितना मुझे आता है क्या मैंने उसमें से कुछ गलती की है. अब मैंने प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा, अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल, और मैंने उसी में गलतियां कर दी, दिस मीन्स समहाउ मैं प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रही हूँ. तो वहां आपको इम्प्रूव करना चाहिए. मतलब बेसिकली मार्क्स के पीछे इतना नहीं भागना है इस समय, स्पेशली मॉक्स में. हाँ क्योंकि अच्छा. हाँ क्योंकि कोई भी मॉक ना इतना क्लोज नहीं होता है एग्जाम से, कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि यूपीएससी इज वेरी डायनामिक. तो इसलिए दैट इज देयर. अच्छा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो काफी लोगों ने बहुत बार कमेंट सेक्शन में डाला है रिलेटेड टू ऑप्शनल, कि आपका ऑप्शनल क्या है एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल. दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन इन द कमेंट सेक्शन. so my optional was geography and it is a very huge subject. एंड सबसे पहले तो जो ऑप्शनल कुछ भी हो बहुत ध्यान से चुनना चाहिए. और दूसरी चीज स्ट्रैटेजी के लिए अगेन आई विल गो टू द सिलेबस. आप सिलेबस पे जाइए, एक एक वर्ड को देखिए एंड उस पे कुछ 200-300 वर्ड्स दिमाग में बना लीजिए. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में जब भी कोई टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वो टॉपिक स्ट्राइक हो जाएगा कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेबल है. you'll get to know all those 200-300 वर्ड जिसको आप 5 to 6 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हो. तो आप जल्दी लिख सकते हो. तो मैंने ऑप्शनल में यही किया था कि मिनिमम सोर्सेज रखे थे और बस टॉपिक के हिसाब से प्रिपेयर किया था जो हमारे सिलेबस में है. एंड थोड़ा ये सब भी ध्यान रखिए पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स हैं एंड उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए. तो टू मेनी सोर्सेज मैं रिकमेंड नहीं करती. मिनिमम सोर्सेज, मैक्सिमम रिविजन एंड सिलेबस को ध्यान में रखिए. तो अगेन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन सब का काफी इंपॉर्टेंस आ जाता है. अच्छा, मतलब काफी जैसे जो न्यू कमर्स होते हैं स्पेशली, मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है. मतलब फ्यू डेज बैक आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, उसने सोशियो की भी बुक्स पढ़ ली, उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ लिया, उसने एंथ्रो के भी वो 2-3 क्लासेस लगा रहे हैं. तो इतनी कंफ्यूजन रहती है लोगों में हाउ टू चूज एन ऑप्शनल. व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? तो मेरी एक्चुअली क्या था, मुझे ज्योग्राफी इसलिए पसंद था बिकॉज आई लाइक टू नो अबाउट प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स. बट मैंने इसी थ्रस्ट पे ले लिया था. बट आई थिंक जब भी हमें ऑप्शनल लेना है तो हमें 2-3 चीजें देखनी चाहिए. फर्स्ट कि आपका थ्रस्ट क्या है, जैसे किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, मतलब हाउ हाउ आर दे. एंड थर्ड इज व्हाट इज द कंटेंट, क्योंकि अब जैसे मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल देती हूँ, लैंड फॉर्म्स इज जस्ट वन पार्ट, लाइक आउट ऑफ 20 टॉपिक्स ये सिर्फ एक है उसमें से. तो अब सिर्फ मुझे एक टॉपिक पसंद है इसमें, तो यू हैव टू सी द अदर टॉपिक्स टू. इसलिए जस्ट लुक फॉर द सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाउ आर दे
एंड थर्ड थिंग योर इनिशियल इंटरेस्ट, उसके बाद ही डिसीजन लें। और ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि इस ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते, इसमें आते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो उसके लिए डेफिनेटली ज्योग्राफी जैसा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने मैप्स बना दिए, आपने डायग्राम्स बना दिए, तो यू विल डू गुड। सो इसलिए अपने एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन दैट पीपल हैव बीन आस्किंग हियर इज कि देयर आर सम एरियाज इन द सिलेबस, जैसे कि हमारा आईआर है, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है एंड सोसाइटी है, जो बहुत ही रैंडम टॉपिक्स है, मतलब उनका डेडिकेटेड कोई सोर्स नहीं है। सो आपने इन चीजों को कैसे मास्टर किया, मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी हियर? ओके, तो आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ओके। में एक्चुअली क्या है कि 4-5 टॉपिक्स रिपीट होते हैं बार बार। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन बार बार रिपीट होता है, इस साल भी क्वेश्चन था उस पे। तो मैंने वही आइडेंटिफाई किया कि 4-5 टॉपिक्स ही हैं और उनके अराउंड हाउ वाई वेयर यही क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर कर लिया। तो मेरा सोसाइटी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। हाँ, इन्वायरमेंट थोड़ा सा डायनेमिक है, बट इन्वायरमेंट में इट इज लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मुझे वो नहीं लगता था डिफिकल्ट, क्योंकि आई कीप ऑन रीडिंग अबाउट इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस मैगजीन्स, और वो मेरी हॉबी था। इट्स नॉट लाइक कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ती थी, मैं हमेशा से पढ़ती थी। तो इन्वायरमेंट में मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। सिक्योरिटी में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के 2-3 आइडेंटिफाई कर लेते एरियाज। डू नॉट गो फॉर द ऑड वन आउट, जो आप ऐसा क्वेश्चन है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, बट डेफिनेटली आपको 2-3 एरियाज मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये डायनामिक वाले कर लिए थे। आईआर में भी आइडेंटिफाइड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट यू लुक एट द सिलेबस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, so you will get a similar thing कि these type of questions are being asked। जैसे मैंने ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल दिया, तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया। ओके, सो दैट वाज अ वेरी फोकस्ड अप्रोच, मतलब कि आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया किताबों पे, जो सिलेबस में जो प्रीवियस में आ रहा है वही, क्योंकि उसको प्रिपेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है, बहुत कम टाइम हाँ लगेगा उस चीज को। नाइस, हाँ, दैट इज मतलब समथिंग। हाँ, लाइक आई गिव एन एग्जांपल। जैसे ग्लोबलाइजेशन में हमेशा यही पूछा जाता है, इज इट हार्मफुल, इट इज बेनिफिशियल। या फिर ग्लोबलाइजेशन के 3 हैं, ग्लोबलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब इससे ज्यादा इसमें प्रिपेयर करने का कोई फायदा भी नहीं है। बाकी आपके एडिटोरियल से कवर हो जाता है और एस्पेक्ट्स आपको समझ में आ ही जाता है, तो आई थॉट इससे हो जाएगा। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, कि आंसर राइटिंग स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, व्हेन दे शुड आइडली स्टार्ट, कब उनको स्टार्ट करना चाहिए विद आंसर राइटिंग, एंड व्हाट हैज बीन योर अप्रोच विद आंसर राइटिंग? सो आंसर राइटिंग मैंने दिसंबर से या नवंबर से शुरू किया था। तो इट वाज अराउंड 4-5 मंथ्स, बिकॉज आपने एक बार बुक्स पढ़े तो आपको कुछ समझ में आएगा। एंड मेरा ये था कि 1 आंसर 1 डे। तो काफी अच्छा। बड़ा और काफी टाइम लगता था, मेरे को 4-5 घंटे लग जाते थे। बट स्लोली इट हेल्प मी। एंड मैंने ज्यादा दिन नहीं किया था, मैंने 2 महीने किया था। उसके बाद मैंने फरवरी से आई क्विट, लाइक मैंने अपने आप को स्विच किया प्रीलिम्स मोड में, जिसमें मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी। बट उसके बाद फिर मैंने, जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से अगेन आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स। तो आई थिंक राइटिंग आंसर्स का ये है कि प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो वो मैं करती गई, और मैंने टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी शुरू कर ली थी अपनी। एंड जैसे ही प्रीलिम्स हुआ था उसके नेक्स्ट डे आई थिंक आई एनरोल्ड इन मेंस टेस्ट सीरीज। एंड मैंने टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया। आई डेंट वेट कि मैं पहले पॉलिटी खत्म कर लूँ फिर टेस्ट सीरीज दूँ। मैंने दे दिया मुझे जितना भी आता था। तो आई थिंक शुरू करना इट्स इम्पोर्टेंट। हम लोग ऐसे वेट करते हैं जब अभी सब आ जाएगा तब हम करेंगे। हाँ हाँ आप हाँ। ऐसे वेट मत कीजिए, जितना आता है आप लिखना स्टार्ट कीजिए। मतलब स्ट्रेस है आंसर राइटिंग पे कि उसको लीनियंटली नहीं लेना है। हाँ, अगेन आई वुड से कि जब भी मैं मेंस आंसर लिखती थी और जब मैं मॉक्स देती थी, तो मॉक्स में मेरा टेम्परामेंट अगेन वही रहता था, दिस इज माय मेंस, आई हैव 3 आवर्स, आई हैव टू राइट ऑल आंसर्स। तो मैंने सेम टेम्परामेंट के साथ ही मैंने सारे मॉक्स लिखे थे। मैं कभी ऐसे लीनियंट नहीं रहती थी कि मैं 4-4 घंटे तक लिख रही हूँ, 6 घंटे के लिए तक लिख रही हूँ जस्ट टू गेट मोर मार्क्स। मैं हमेशा ये सोचती थी कि लेट बी रियलिस्टिक। मैं 3 घंटे में अगर मुझसे 15 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, आई विल राइट दोज ओनली जस्ट टू गेट माई रियल मार्क्स। तो मैंने ये अपने मॉक्स में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था, just like in my prelims। So this is what I will suggest। अच्छा, तान्या, क्योंकि हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम मेंस पे फोकस करते हैं अब, क्योंकि आपने 3 मेंस लिखे हैं बेसिकली। एंड जब भी हमारा कोई मेंस हम देते हैं,
या तो क्लियर नहीं होता है या इवन क्लियर भी हो जाता है, तो हम अगले साल के लिए कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि इस अप्रोच में क्या इश्यूज रहे होंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम पेपर लिख रहे हैं तो उनको इम्प्रूव किया जाए। एंड बाय से सेकेंड और थर्ड मेंस अटेम्प्ट हम एक 3-4 पॉइंट्स बना लेते हैं कि ये तो शॉर्ट शॉर्ट काम करते ही है मेंस में, है ना। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आपका रहा है, जो आपने रूल्स बनाए हैं फॉर मेंस आंसर राइटिंग कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए मेरे आंसर में, सो दैट आई कैन गेट अ गुड स्कोर। ओके, सो आई थिंक जो फर्स्ट था वो यही था कि आई हैव टू राइट मैक्सिमम आंसर्स। जैसे एक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता है तो ठीक है, आई कैन स्किप दैट, बट अगर मेरे को क्लोजली भी आता है तो आई शुड राइट, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट द पेपर। एंड सेकेंड थिंग इज आई ट्राई टू इंक्लूड द एसेंस इन माई आंसर्स। लाइक मैं ऐसे सोचती थी कि अगर ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे वन वर्ड आंसर लिखना हो या वन लाइन आंसर लिखना हो, दैट इज द एसेंस ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो मैंने उस पर फोकस किया कि एग्जामिनर को पढ़ के ना कुछ समझ में आना चाहिए कि शी वांट्स टू कन्वे दिस। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, योर आंसर शुड हैव सम एसेंस, कुछ कुछ उसमें ऐसा आना चाहिए कि ये आंसर है इसका। तो मैंने इम्प्रूव किया है डेफिनेटली मेंस में। लाइक मेरे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे एथिक्स में काफ़ी कम नंबर थे, क्योंकि मैंने एथिक्स प्रैक्टिस ही नहीं किया था और मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि हम इतना एथिक्स पे फोकस नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली मैंने सेकेंड मेंस में उस पर वर्क किया एंड एथिक्स में मैंने इम्प्रूव किया था। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मेरा यही है कि ऑलवेज आंसर ऑल द पार्ट्स एंड देयर शुड बी सम एसेंस जो आपके कंक्लूजन में आना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज शुड बी द आंसर, एंड थर्ड थिंग कंप्लीट द पेपर। सो ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टेल मी तान्या, क्या बोलते हैं, नोट्स मेकिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? स्पेशली देयर आर टू डिफरेंट नोट्स जो हम बनाते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन के लिए और एक हमारा करंट पोर्शन के लिए। तो हाउ डिड यू मेक नोट्स इन दोनों पोर्शन के लिए? और यू वर समथिंग कि नहीं, मैं डायरेक्ट किताब से ही पढ़ना है, उनको अंडरलाइन करना है एंड जस्ट गो थ्रू देम, व्हाट वाज योर अप्रोच हियर? सो इन मेन्स आई मेड नोट्स, बट वो नोट्स ऐसे होते थे लाइक GS1 के 5-6 पेजेस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें मैंने अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिलेबस के टॉपिक से पढ़ती थी, तो अगर सिलेबस का एक टॉपिक है सिटीजन चार्टर, तो मैंने उसके बहुत छोटे से में लिख लिया कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह करके मैंने सिलेबस के पॉइंट से ही अपने नोट्स बनाए थे। अब करंट अफेयर जो होते हैं वो एक स्टैटिक पोर्शन का एक्सप्रेशन होता है। अगर मैंने कोई न्यूज़ पढ़ा तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू सम स्टैटिक पोर्शन, तो मैं उसको वहीं इंक्लूड कर लेती थी कि एग्जाम्पल में या वैसा। तो ऐसे मैंने करंट के नोट्स नहीं बनाए थे, बट हाँ, अगर मेरे पास कोई सिटीजन चार्टर से रिलेटेड न्यूज़ आई जिसको मैं एज एन एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी यूज कर सकती थी, तो मैं उसी के नोट्स में लिख लेती थी। और बाकी कॉन्टेक्स्ट तो मुझे आप जब रिवाइज करते आपको बार बार याद हो ही जाता है, तो जस्ट मेंशन द वर्ड। तो मेरे बहुत ही शॉर्ट नोट्स होते थे जो मैं रिविजन करती रहती थी लाइक मेन से पहले। एंड मैंने यही ध्यान दिया कि छोटे होने चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा लिखती थी तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाती थी उनको। तो एंड मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मलेरिया हो गया था, तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे उस समय, मैं रिविजन नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैंने सेकेंड अटेम्प्ट से ऐसा सोचा कि अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो आई हैव टू मेक वेरी शॉर्ट नोट्स। तो समहाउ दिस प्रैक्टिस वाज एक्चुअली डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मलेरिया थिंग। दैट इज नाइस, मतलब दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू गेव हियर। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कभी कभार काफी टाइम होता है, मैंने काफी लोगों का सुना है कि एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाना, तो उस चीजों में आई थिंक नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, तान्या, यू आर एन IITian, तो मतलब एकेडमिया तो आपके बहुत ही बड़ा पार्ट रहा होगा लाइफ में स्टार्टिंग से ही। बट अदर देन दैट, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? और आई बिलीव यू आर अ ट्रैकर, राइट? हाँ, मैं ट्रैकिंग पर, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैकिंग पे बहुत ऑफन गई हूँ, बट हमारे कॉलेज से अपॉर्चुनिटी हमें मिलती थी कि वी कैन गो ऑन ट्रैक्स, तो आई हैव वेंट देयर। एंड मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो डांसिंग में है, और दूसरा मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे वेस्ट मैनेजमेंट, हाउस होल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो वेस्ट लाइफ, इन सब के बारे में पढ़ना और इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज माई सेकेंड इंटरेस्ट। नाइस। अच्छा, प्रिपरेशन में से वो ब्रेक टाइम, मी टाइम, आप कैसे, क्या था आपका और आप कैसे निकालते थे उसको? व्हाट वाज योर प्लान फॉर दैट? तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मलेरिया हो गया था एंड आई गॉट स्पॉन्डिलाइटिस इवन, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा पुट इन किया था, पूरा टाइम एफर्ट इसमें। तो मैंने सेकंड टाइम के लिए एकदम
बांध लिया कि आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो आई जॉइंड अ जिम एंड मेरे को डांसिंग पसंद है, तो आई जॉइंड अ एरोबिक्स ग्रुप एंड मैं वहाँ पे ओके एरोबिक्स करती थी. तो दैट वाज माय मी टाइम डूइंग लॉट्स ऑफ एरोबिक्स. एंड ओके अगर मैं घर पे हूँ तो आई रीड अबाउट माय जीरो वेस्ट. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एनवायरनमेंट में मुझे डिफिकल्टी नहीं होती थी बिकॉज आई रियली लाइक इट. और मैं हमेशा उनके बारे में, मैगजीन्स के बारे में पढ़ लेती थी अगर वैसा होता ओके था तो. मतलब you had to balance your physical health, that was your focus here. that is nice या क्योंकि हाँ क्योंकि इस प्रिपरेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ पे ना, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली बैठे रहते हो एंड यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ दैट मच. So या that is there. तो अच्छा, since we are talking about your hobbies, let's discuss interview. तो आपने 3 इंटरव्यू दिए हैं बेसिकली. So how has your experience been through all these interviews? आई थिंक इंटरव्यूज काफी कॉर्डियल होते हैं यूपीएससी के थ्रू तो. और बस मुझे लगता है इंटरव्यूज इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. क्योंकि जब आप डैफ भर रहे हो या आप जब प्रिपेयर करते हो तो आप अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हो. तो आई हैव इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ वेरी वेल एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज थॉट कि इंटरव्यू भी बहुत फ्रूटफुल है हमारे लिए. सो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, व्हाट इज सक्सेस, इन माय फर्स्ट इंटरव्यू. तो these type of questions help you in understanding yourself. तो ये मैं अगर इंटरव्यू को डिस्क्राइब करूँ तो ऐसे करूंगी. अच्छा, तो फिर आपका स्ट्रैटेजी क्या था प्रिपरेशन के लिए, मतलब कैसे आपने इन इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया? क्योंकि बीइंग योरसेल्फ इज फाइन, बट देयर हैज टू बी अ गेम प्लान टू द इंटरव्यू आल्सो. सो मैंने एक्चुअली मैं मेरठ में रहती थी अपने थर्ड इंटरव्यू के टाइम पे, सेकंड इंटरव्यू के टाइम पे भी. तो अच्छा. मैं दिल्ली में इतना नहीं आ पाती थी, बट मैंने मॉक्स दिए थे सिविल्स दिल्ली पे. एंड वहाँ पे एक ग्रुप भी होता था टेलीग्राम पे, सो आई कैन पोस्ट माई क्वेरीज देयर. तो वहाँ से मैंने हेल्प लिया था. एंड वहाँ पे भी इसी बात पे फोकस किया गया कि यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. देर इज नो डेफिनेट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. तो वो भी यही चीजें रिआइट्रेट किए एंड दे हेल्प मी. एंड दैट्स इट. दो चीजें जो मैंने यूज की हैं इंटरव्यू के लिए. नंबर वन, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द ग्रुप और एनीवन. जब आप इंटरव्यू देते हो तो डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन बिकॉज दैट मेक्स अ कंफ्यूजन. आपकी पर्सनैलिटी क्लियर नहीं हो पाती देन. एंड सेकेंड थिंग इज लाइक, जब भी आप इंटरव्यू दो, उस प्रेपरेशन के टाइम पे ट्राई टू नो अबाउट योर सेल्फ. लाइक जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज सक्सेस. दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको किसी बुक में कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से बनाना होगा. सो ये Right. आप प्रैक्टिस करो, बनाओ. एंड मॉक टेस्ट, इसमें भी मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं. एंड राइट गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर कोई आपको राइट गाइडेंस नहीं दे सकता मॉक्स के बारे में. तो मैंने एक्चुअली 3 जब इंटरव्यू दिए, जो मेरा थर्ड था, तो मैंने सिर्फ सिविल जेली में ही दिए थे क्योंकि मुझे वहाँ पे सही लगा. एंड बस, और मुझे मेरठ से मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, तो यहाँ से हेल्प मिल गई थी मेरे को अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ऑल. तो तानिया, व्हाट इज सक्सेस? I think again it depends upon everyone, but I think success is something in which we empower others because that is success. So मैंने यही सोचा. नाइस, दैट इज बहुत इंसाइटफुल आंसर दिया है आपने. अच्छा, तानिया, क्योंकि हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो आपने 3 इंटरव्यू दिए जैसे कि मैंने पहले भी बोला. एंड आई थिंक पूरी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा लो तब आता है कि जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो एंड देन यू आर डू नॉट मेक टू द लिस्ट. मतलब फिर आपको अपना नाम जब लिस्ट में नहीं दिखता है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा लो होता है आपकी प्रिपरेशन में. एंड होता क्या है कि 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने के बाद आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है. तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो उसको कैसे आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया, या व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? हाउ वुड, मतलब आप दूसरों को क्या एडवाइस दोगे रिगार्डिंग दिस? हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी डिसहार्टनिंग. आई मीन बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है. एंड अगेन गेटिंग बैक इनटू द साइकिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है एंड लेस देन 1 मंथ ऑफ टाइम होता है. दूसरी चीज, यू एक्सेप्टेड. एंड तीसरी चीज, आई थिंक जैसे मैं मॉक्स में भी करती थी कि जो मुझे आता है, क्या मैंने वो गलती की है, देन इट्स माई मिस्टेक. तो मैं हमेशा वही सोचती थी कि अगर मैंने 100% एफर्ट्स नहीं दिए हैं, देन इट इज माई मिस्टेक. क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्ले आउट करती हैं. तो जैसे मैंने बोला, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अपना 100% दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी दिया.
तो समहाउ हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां की थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, तो मैंने उन्हें इम्प्रूव किया सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने काफी मेहनत की थी। तो नहीं हुआ तो इट्स ओके, आई नीड टू बी लिटिल इम्प्रूव। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि इट्स नॉट माई फेलियर, समहाउ कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया होगा तो इट्स डिफिकल्ट। बट अगर आपने मेहनत की होती है ना, तो आपको थोड़े दिनों बाद लगता है यार, होता है कभी कभी, एंड तो हम्म, यू कैन जस्ट मूव ऑन। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार मैंने तो पूरा किया था, तो ठीक है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नहीं सही है स्ट्रैटेजी एकदम। अच्छा, क्योंकि आपने मिस्टेक्स की बात करी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चीज से है रिलेटेड कि व्हाट आर योर 3 मिस्टेक्स ऑफ अच्छा यूपीएससी जर्नी? आई थिंक फर्स्ट मिस्टेक तो थोड़ा ऑप्शनल, मुझे और ध्यान से देखना चाहिए था। वैसे ये सबको फीलिंग होता है आफ्टर गिविंग एग्जाम्स। एंड पहले अटेम्प्ट में थोड़ा एथिक्स को इग्नोर किया था, एंड सोचा था इसमें तो आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, इनको क्या लिखने की जरूरत है। दैट वाज माय मिस्टेक। एंड थर्ड मिस्टेक जो अभी भी है कि मैं एसेज में इतनी अच्छी नहीं हूँ, एंड वो इम्प्रूवमेंट में है अभी भी बाकी नहीं, तो बाकी तो ठीक है, थोड़ा सा यूपीएससी डायनामिक है। तो अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो एक दिन हो जाएगा, दैट्स व्हाट मैंने खुद देखा है बहुत बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको पता है आप बहुत हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन हो। ऐसा कुछ नहीं है अभी मेरे भी काफी लोस थे, जब नहीं होता था काफी लो रहता था, बट आपने किया है ना, तो आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, तो यू डोंट फील डिसहार्टेंड मच। बट जब या मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किए हैं या मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मेरा नहीं हुआ, देन इट्स ओके टू रिग्रेट। नाइस तान्या, मतलब दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। नाउ बिफोर आई एंड इट, आई वुड लाइक यू टू स्पीक सम इंस्पायरिंग वर्ड्स जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, या जो पीपल अभी भी इस जर्नी में इन्वॉल्व है, कि लगे रहो टाइप्स का मैसेज। व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दोस पीपल आउट देयर? ओके, सो एक एक चीज थी, मुझे मेरे दोस्त ने सिखाई थी। उसने बोला था कि जो मोटिवेशन होता है ना, वो डिसिप्लिन से आता है। एंड आई थिंक दैट इज द गोल्डन वर्ड्स। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और आप फिर धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े एम से अचीव करने लग जाते हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए मोटिवेशन के लिए। तो आई थिंक अगर कभी भी डीमोटिवेट हो तो खुद को डिसिप्लिन में लाओ, फिर आपको कोई कोर्स, कुछ कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज if you have that sense of achievement, you'll always feel motivated. So that's what I want to say. नहीं, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने। एंड थैंक यू सो मच तान्या कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ स्पेंड किया, व्यूअर्स को अपनी एडवाइस दी। एंड आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा हैबिटेट भी ज्वाइन करें, ताकि वन ऑन वन गाइडेंस भी आप स्टूडेंट्स को दे सके। एंड सो आई एम सो थैंकफुल टू यू राइट नाउ, एंड आई होप you have a great journey ahead Thank and you. have a successful life. Thank you so much. Thank you so much. And for the other people out there, please like and subscribe to our channel. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.